हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 20 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों कांसीराज का न्याय। चलिए कांसीराज का न्याय पढ़ते हैं। ये हमारी एक नाटक है, ठीक है। और अब हम परिचय पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है। इस नाटक के माध्यम से यह बताया गया है कि यदि उच्च वर्ग के लोग कोई अपराध करें तो उन्हें भी वैसा ही दंड मिलना चाहिए जैसा कि गरीबों को मिलता है, अर्थात कानून में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बहुत है एक न्यायपूर्ण नाटक के बारे में हमें यहाँ कुछ सीख देने के लिए कहा गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पात्र परिचय। कांसी नरेश, ठीक है। कांसी नरेश कांसी राजा के राजा, ठीक है, जो काशी है वहां के राजा। करुणा कांसीराज की महारानी है। चंपा चपला बेला महारानी की सखियां तथा दासियां हैं। चौबदार, ठीक है, सेवक द्वारपाल गांव के कुछ व्यक्ति आदि। अब इनके बारे में हमें पात्र परिचय पता चल गया है। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है स्थान, ठीक है। स्थान क्या है यहाँ पे? स्थान है बच्चों कांसीराज के राजमहल का। अंतपुर महारानी करुणा अपनी सखियों तथा दासियों के साथ बैठी है। उनके बीच में माघ पूर्णिमा पर्व के बारे में बातें हो रही हैं। अब यहाँ पर प्रथम दृश्य शुरू होता है बच्चों। करुणा, चंपा शायद कल माघ पूर्णिमा का पर्व है, सुनते ही लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं। अब यहाँ पर चंपा कहती है कि हाँ महारानी। चंपा क्या है? दासियां हैं, सहेलियां हैं, ठीक है, कि हाँ महारानी कल माघ की पूर्णिमा है। शास्त्रों के इस पर्व की बहुत महत्वता वर्णित है। इस दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वो बता रही हैं कि इस दिन अगर गंगा में स्नान करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर चपला कहती है कि हाँ महारानी जी, यह तो काशी का दर्शनीय पर्व है। पर्व के इस अवसर पर आपको भी गंगा स्नान का पुण्य लाभ लेना चाहिए। आज्ञा हो तो कल गंगा स्नान की तैयारी की जाए। अब वो गंगा स्नान की तैयारी की आज्ञा मांगती हैं। अब यहाँ पर बेला कहती हैं कि इस बहाने राज्य के कोने कोने से गंगा स्नान के लिए अपनी प्रजा को भी देख लेना महारानी जी, कि इस तरीके से अपनी प्रजा के भी हालचाल देख लेना कि प्रजा वहां पर गंगा स्नान के लिए आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर करुणा जो महारानी है वो कहती हैं तुनक्कर, नहीं मुझे प्रजा को नहीं देखना और मुझे तो एकांत चाहिए। दासियों के अलावा घाट पर कोई दिखाई नहीं पड़े। चंपा चौबेदार को बुलाओ। अब वो वहां पे जो द्वारपाल होते हैं उनको बुलाने के लिए कहती हैं। अब चौबदार जो है वो महारानी की जय हो सेवक प्रस्तुत है। अब करुणा कहती हैं हमारे अंगरक्षकों के प्रधान को सूचित कर दो कि कल वह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जाएंगी, उसकी तैयारी की जाए। यह भी कह दो कि जब तक हम स्नान करके वापस ना आए तब तक वहां कोई भी आदमी दिखाई न दे, समझे। तो चौबेदार कहते हैं कि जो आज्ञा महारानी जी। चौबेदार वहां से चला जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है दूसरा दृश्य। चलिए दूसरे दृश्य में क्या होता है बच्चों? माघ पूर्णिमा का दिन प्रातः सुबह, मतलब सुबह में प्रातःकाल गंगा घाट। एक तरफ गरीब झोपड़पट्टी वाले अपने बाल बच्चों को लेकर गठरी पोटली उठाए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी ओर महारानी करुणा पालकी में बैठकर अपनी सखियों के तथा दासियों के साथ आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब करुणा पालकी से उतरकर चारों ओर देखती हैं। चंपा, प्रधान ने इंतजाम तो अच्छा किया है, कोई भी नजर नहीं आ रहा, आओ स्नान कर लिया जाए। चंपा, हाँ महारानी जी। सब पानी में उतरती हैं और गंगा में स्नान करती हैं। अब करुणा, बेला, बड़ा ठंडा जल है, मुझे छींटे मत मार, मुझे तो ठंड लगने लगी है। ओह कितनी सर्दी है, अब जल्दी से बाहर निकलो। चंपा, जल्दी से मेरे वस्त्र लाओ और बाहर निकलकर लकड़ी लगाकर आग जलाओ, हाथ सेक लूंगी तो सर्दी दूर हो जाएगी। मेरे तो दांत कटकटाने लगे हैं। रानी कांपती हुई कपड़े पहनती हैं। चंपा, महारानी आप दुशाला ओढ़ लें, मैं अभी आग का प्रबंध करती हूँ। अब यहाँ पर चंपा जाती है लेकिन खाली हाथ लौट आती है। चंपा कहती है महारानी जी यहाँ तो लकड़ी दिखाई ही नहीं पड़ रही है, आग का प्रबंध कैसे करूं। करुणा, क्या अरे अभागिन, वह सामने झोपड़ी है, उन लोगों से लकड़ी मांग ला। चंपा, लेकिन महारानी जी झोपड़ी तो खाली है, वहां कोई नहीं है। करुणा क्रोध में, क्यों, कहाँ मर गए सब लोग। चपला, महारानी जी आपकी आज्ञा से सबको यहाँ से हटा दिया गया है।
अब यहाँ पर करुणा कहती है कि अरे वहां तो एकदम वहीं चलो जहां झोपड़ी में आग लगा दो। ओह, मुझे तो बड़ी ठंड लग रही है। अब बेला कहती है लेकिन महारानी जी, करुणा क्रोध से, लेकिन क्या? अब वो बात काट देती हैं अपनी जो दासी होती है उनकी। अपराध क्षमा करें महारानी जी, ये गरीब लोगों की झोपड़ी है, इसमें इनके जीवन का निर्वाह होता है। आपकी आज्ञा से वे हट गए हैं, परंतु आपके जाते ही वहां लौट आएंगे। अगर उनके झोपड़े जला दिए गए तो वे और उनका परिवार इस ठंड में कहाँ जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे? अब करुणा कहती है क्रोध में पैर पटकते हुए, कहीं भी जाएं मुझे इससे क्या, यह मत भूलो कि महारानी हूं और यह मेरा आदेश है। चलो झोपड़ी को जलाकर मेरे आदेश का पालन करो। अब दासियां क्या करती हैं कि दासियां झोपड़ी में आग लगा देती हैं। नेपथ्य से आग आग, बचाओ बचाओ, चीखने चिल्लाने का शोर पड़ता है। अब तीसरा दृश्य शुरू होता है। कांसीराज का दरबार। कांसीराज सिंहासन पर विराजमान है। अब सिंहासन पर वहां पर क्या होता है कि राज दरबार लगता है। कांसीराज का दरबार। कांसी नरेश। द्वारपाल, बाहर से ये कैसी आवाजें आ रही हैं, जाकर पता करो। द्वारपाल, जो आज्ञा महाराज। अब द्वारपाल कुछ देर बाद वापस आता है। कांसी नरेश पूछते हैं क्या बात है। अब द्वारपाल कहता है महाराज की जय हो, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, आपसे न्याय मांग रहे हैं। कांसी नरेश, न्याय? जाओ उनके प्रतिनिधियों को तुरंत हमारे पास भेज दो। द्वारपाल बाहर आता है और प्रतिनिधियों को लेकर वापस आता है। अब कांसी नरेश, बताओ क्या कष्ट है तुम्हें, किसने सताया तुम लोगों को? सभी चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हैं। कांसी नरेश, तुम लोग इस तरह चुप क्यों खड़े हो? निडर होकर अपना कष्ट मुझे बताओ। अब एक व्यक्ति हाथ जोड़कर, धर्मावतार अब लूट गए, बर्बाद हो गए, हम गरीबों की झोपड़ी जला दिए गए हैं, अब हम लोग बेघर हो गए हैं, इस सर्दी में अपने बाल बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएं? अब वो ऐसा पूछते हैं, किससे? कांसी नरेश से। अब कांसी नरेश कहते हैं क्रोध से उत्तेजित होकर, झोपड़े जला दिए गए, किसने जला दिए, किसने किया यह दुष्कर्म आदि नाम जानते हो तो बताओ, उसे अवश्य दंड मिलेगा। दूसरा व्यक्ति, अपराध क्षमा करें महाराज, झोपड़े महारानी जी की आज्ञा से जलाए गए हैं। कांसी नरेश, महारानी की आज्ञा से, महारानी की आज्ञा से झोपड़े जलाए गए हैं। कांसी की महारानी इतनी क्रूर है, इतनी निर्दयी है, इतनी हृदयहीन है, प्रतिनिधियों से यदि महारानी की आज्ञा से यह कार्य किया गया है तो उन्हें अवश्य उचित दंड मिलेगा। अब तीसरा व्यक्ति कहता है कि धर्मावतार, हम गरीबों को झोपड़े बनवा दीजिए महाराज, महारानी को दंड दीजिए। कांसी नरेश, नहीं, तब न्याय कहाँ होगा, तब तो न्याय अधूरा ही रहेगा, जिसने अपराध किया है उसे दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। द्वारपाल से, महारानी का करुणा को तुरंत दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दो। सभी इस चीज क्षण। दरबारी, महाराज क्रोध शांत करें महाराज, ये महारानी की मर्यादा का प्रश्न है। तो अब जो कांसी नरेश है वो कहते हैं महारानी की मर्यादा, महारानी ने तो मर्यादा भंग की है, उन्होंने प्रजा की उत्पीड़ना की है, यदि उनका अपराध सिद्ध होता है तो उन्हें दंड अवश्य मिलेगा, न्याय यही कहता है। महारानी दरबार में पर्दे की ओट में उपस्थित हो जाती हैं। अब द्वारपाल पर्दे की ओर इशारा करके, महारानी जी उपस्थित हैं महाराज, वो बताते हैं ऐसा। अब द्वारपाल कहता है कि महारानी उपस्थित हैं। कांसी नरेश कहते हैं महारानी करुणा, क्या यह सच है कि तुमने गंगा घाट पर इतने लोगों के झोपड़े जलाने की आज्ञा दी थी? अब करुणा कहती है, दासी द्वारा कहलवाती है कि मुझे भयंकर ठंड लग रही थी महाराज। कांसी नरेश, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, केवल यह बताओ कि तुमने झोपड़े जलाने की आज्ञा दी थी या नहीं? करुणा कहती है दासी द्वारा, जी महाराज। कांसी नरेश, तो तुम अपराध स्वीकार करती हो तो महारानी करुणा, इस अपराध के लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। महारानी करुणा, यह विश्वनाथ की काशी है, यह वह काशी है जहां सत्यवादी हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए स्वयं को बेच दिया था। तुमने इस काशी का अपमान किया है, तुमने बड़े दुष्कर्म किए हैं, गरीब प्रजा का हित करने की बजाय उनके घर उजाड़ दिए हैं, तुमने हमें भी लज्जित किया है। तुम्हें साधारण दंड नहीं, विशेष दंड मिलेगा। तुम्हें इसी समय राजमहल का त्याग करना होगा। तुम्हें आज्ञा दी जाती है कि तुम साधारण मनुष्य की भांति इसी झोपड़ी में 1 वर्ष तक परिश्रम पूर्वक जीवन यापन करो। परिश्रम से तब कर ही तुम राजमहल में पुनः प्रवेश कर सकोगी। मंत्री जी, हमारी आज्ञा है कि महारानी करुणा की इस दंड अवधि में उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा साधारण जनता के साथ किया जाता है, और हाँ, इन गरीबों की झोपड़ियां तुरंत बनवा दी जाएं। अब न्याय होता है।
अब आगे होता है कि अन्य व्यक्ति कहते महाराज की जय हो, महाराज हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं, महारानी जी को ऐसा कठोर दंड न दें। काशी नरेश नहीं, दंड तो अवश्य दिया जाएगा, इससे अपराध क्या है, वह सजा की भागीदार है, फिर चाहे वह जो हो। यदि दंड नहीं मिलेगा तो धन और सत्ता के घमंड में चूर लोग गरीब और ऐसा लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। चाहे जिसकी झोपड़ी जला दी जाएगी, काम जला दिए जाएंगे, जमीन हड़प ली जाएगी, यदि अपराधी को दंड न मिला तो अपराध तो बढ़ता ही जाएगा। अब सभा वर्जित हो जाए। व्यक्ति महाराज की जय हो, सब निकल जाते हैं। कुछ देर बाद महारानी करुणा अति साधारण भेष में नजरें झुकाए महल के बाहर चली जाती हैं। तो बच्चों ये कि न्याय को लेके बहुत ही प्यारा सा हमारा ये पार्ट था। मैं आशा करती हूँ पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आपकी ये जो किताब है यही बुक खत्म होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बुक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।